जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्टिव में आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा 30 जून 2025 को जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल्स एग्जामिनेशन 2025 का यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आयोग के द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो न्यू बिगिनर है तो उनके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बनी रहेगा इसके अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 2025 के लिए 30 जून से लेकर आप 21 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फीस पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है 21 जुलाई 2025 है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑफ ऑनलाइन फीस पेमेंट। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 22 जुलाई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट 21 जुलाई है और फीस पेमेंट 22 जुलाई तक आप कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर लिखा गया है, डेट्स ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट्स ऑफ करेक्शन चार्ज जो होगा 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट तो 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक करवा दिया जाएगा। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन पेपर सेकंड होगा तो जनवरी फरवरी 2026 में आपका करा दिया जाएगा। ठीक है ना, प्रीलिम्स और उसके बाद में मेंस के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेनी है। जैसे अगर यहाँ पर बात करेंगे तो क्या कहा गया है इसके अंतर्गत पे, वैकेंसी से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पर लिखी गई होंगी। शॉर्ट में देख लेंगे, अगर कोई छूटेगा तो उसको भी मैनेज कर लेना आप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया लगभग 88 पेज का पीडीएफ प्रोवाइड किया है। लास्ट में तो कुछ नहीं होगा, फॉर्म फिल कैसे करना है ये चीज़ वो चीज़ दिया होगा, पूरा का पूरा देख लेंगे। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से बीआरओ के अंतर्गत पे जेई के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है अप टू 30 ईयर्स। आपका एज लिमिट 1/1/2026 से काउंट होने वाला है, 1 जनवरी 2026 से अप टू 30 ईयर्स। 30 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और एट जो होगा 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। ठीक, ध्यान रखना। डिप्लोमा वाले जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है वो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट उसके साथ साथ में बोर्ड। और यहाँ पर क्या गया है 2 ईयर्स आपका वर्क एक्सपीरियंस इसके अंतर्गत होगा। प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन से हो गया और इसके अंतर्गत पे मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड। उसके बाद में जेई हो गया ई&एम के अंतर्गत पे। ई&एम से रिलेटेड क्या है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल। जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए इसमें वैकेंसीज है तो डिग्री होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से, ऑटोमोबाइल से, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड से अंतर्गत पे। और 2 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस होगा प्लानिंग से, एग्जीक्यूशन से और मेंटेनेंस और इसके अंतर्गत पे इलेक्ट्रिकल्स और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड। ठीक, आपके पास में सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। और उसके बाद में जिसने डिप्लोमा किया है, जिसने ये चीज़ें ली हुई है। आगे बढ़ते उसके बाद में यहाँ पर जैसे सेकंड नंबर का जो चीज़ कहा गया है, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा जो बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति के अंतर्गत पे जेई के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। और जैसे यहाँ पर क्या कहा गया 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, इसमें भी 30 से साल अप होनी चाहिए 1/1/2026 के अंतर्गत पे अप टू 30 ईयर्स। और थर्ड नंबर है सेंट्रल वाटर्स कमीशन के अंतर्गत पे जेई, और इसके अंतर्गत पे एम के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो मैकेनिकल हो गया, सी के अंतर्गत की बात करेंगे तो सिविल हो गया। और इसमें भी एज लिमिट 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। मैकेनिकल के अंतर्गत पे बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और सी है बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। फोर्थ नंबर है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स के अंतर्गत पे डिपार्टमेंट CPWD के अंतर्गत पे जेई और जेईसी के लिए ई का हो गया। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और इसी से है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अप टू 30 ईयर्स। 32 साल से ज़्यादा आपकी इसके अंतर्गत पे एज होनी चाहिए। 5 नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर दिया गया सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए, यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल्स के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर सिविल्स के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप टू 30 ईयर्स आपका एज लिमिट होना चाहिए। DGQA जो है नवल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत पे जेई यहाँ पर बात करेंगे तो मैकेनिकल, और जेई हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स के लिए। तो मैकेनिकल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री इन मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और है 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस। प्लस यहाँ पर कहा गया 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दी जो रिस्पेक्टिव फील्ड जो आपका फील्ड है।
अप टू 30 आपका एज लिमिट 30 से प्लस होना चाहिए। और जेईई के लिए कहा गया डिग्री इन इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस, प्लस यहाँ पे 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दी, जो अगर बात करेंगे तो रिस्पेक्टिव से फील्ड के अंतर्गत पे। उसके बाद में यहाँ पर 7 नंबर का जैसे दिया गया है, क्या है आगे जो ये पॉइंट दी, यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7 नंबर है फराका बैराज प्रोजेक्ट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत पे। जेई और सी के लिए ई का मतलब है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस और बोर्ड, और उसके अंतर्गत पे सी के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस और बोर्ड। अप टू 30 आप यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। अगर बात करेंगे तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES के अंतर्गत पे जेई सी के लिए सिविल के लिए होगा यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, डिग्री डिप्लोमा नहीं, ठीक है ना, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर कहा गया 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड। उसके बाद में सी बी पॉइंट है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग से एग्जीक्यूशन से एंड, जो अगर बात करेंगे तो मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग वर्क के अंतर्गत पर अप टू 30 ईयर्स एज लिमिट आपका इसके अंतर्गत पर होना चाहिए। जेई एंड एम के अंतर्गत पे दिया गया डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और कहा गया 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और कहा गया बोर्ड, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग से एग्जीक्यूशन से एंड मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग वर्क्स के अंतर्गत। 9 नंबर है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO जेईसी के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से अप टू 30 ईयर्स आपका इसके अंतर्गत पे एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया, वैकेंसीज देख ली किस किस के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसी क्या चीज़ें दी गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैकेंसीज की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर पोस्टें दी गई है 1340 पोस्टें। कितनी पोस्टें हैं इसके अंतर्गत पे, SSC जेई के अंतर्गत पे 1340 पोस्टें हैं। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में ssc.gov.in के अंतर्गत पे ssc.nic.in आप लिख लेना। उसके अंतर्गत पर आप सबसे पहले आपको OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेनी है सावधानीपूर्वक। आप अपने टैब से जो भी आपके पास फ़ोन है ना उससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। आपको डेट ऑफ बर्थ आपका जो काउंट किया जाएगा, जैसे कि इसके अंतर्गत पे जिसमें जितना भी कहा गया 1/1/2026 के अंतर्गत से काउंट होने वाला है, जिसमें 30 प्लस कहा गया, उसके बाद में 32 प्लस कहा गया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर्स में इस लिमिट में छूट मिलेगा, OBC में 3 ईयर्स, PWBD अनरिजर्वेड कैटेगरी और EWS के लिए 10 साल के लिए छूट मिलेगा, और OBC के लिए इसी PWBD के अंतर्गत पे 30, PWBD शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 15 साल के लिए, एक्सेस सर्विस ESM के लिए 3 ईयर्स आप जो आफ्टर है। अगर बात करेंगे तो जो आपका मिलिट्री सर्विस जो रेंडर्ड से है फ्रॉम दी, जो इसके अंतर्गत होगा एक्चुअल होगा उसके अंतर्गत पर आपका काउंट होगा, डायरेक्शन जैसे यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद में 8 नंबर का पॉइंट है जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल्स इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज जो कंसिक्वेंस दियर ऑफ, जो यहाँ पर कहा गया अनरिजर्वेड EWS और OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स एज लिमिट में छूट मिलेगी। और उसके बाद में यहाँ पर इसी कैटेगरी के अंतर्गत डिफेंस पर्सनल्स डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद एनी फॉरेन कंट्री और इन एन डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज कंसिक्वेंस दियर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप कैटेगरी आएगा तो उसके लिए 8 साल की इसके अंतर्गत पे छूट दी जाएगी। ध्यान रखना इन पॉइंटों को। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे यहाँ पर एक्सेस सर्विसमैन से बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, लेकिन अगर आपके पास में टाइम हो तो आप देख सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो 100 रुपये फॉर्म फीस होगा, कहीं पर यहाँ पर दे देंगे। जैसे फॉर्म फीस कुछ दिया होगा, कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस पे ही नहीं करनी होती, ठीक है। हाउ टू अप्लाई एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन से फॉर्म फीस कुछ हाईलाइट किया गया, नहीं किया गया तो मैं पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें नॉर्मली फॉर्म फीस यहाँ पर 100 रुपये होता है, और कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर छूट भी होती है। जनरल कैटेगरी को 100 रुपये फॉर्म फीस पे करना पड़ता है, और कैटेगरी देखिए यहाँ पर अंडर करेक्शन से चार्ज देखिए। अगर उसके बाद में नॉर्मली फॉर्म फीस क्या होता है ना 100 रुपये होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा कुछ कैटेगरी को और कुछ कैटेगरी को पे नहीं करनी पड़ती, जनरल को 100 रुपये होता है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। OBC अगर बात करेंगे तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए अगर आप फॉर्म पे मिस्टेक करते हैं तो एक बार मिस्टेक करने में 200 रुपये SSC का फॉर्म फीस चार्ज देना पड़ता है, फिर और मिस्टेक में सुधार करेंगे तो 500 रुपये। इसलिए तो देखिए जहाँ पर आपको जिसका फॉर्म फीस फ्री है तो उसको 200 रुपये 500 रुपये फीस देना पड़ेगा अगर आप मिस्टेक करते हैं दोबारा। यदि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे हैं उसके बाद में 100 रुपये आप फॉर्म फीस देंगे, उससे ज़्यादा फिर उसके बाद में एक बार करेक्शन चार्ज, फिर दोबारा करेक्शन पे 500 रुपये चार्ज देंगे। फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ये चीज़ें वो चीज़ें होती है तो बहुत सारा परेशानी हो जाता है, इसलिए सावधानीपूर्वक फॉर्म भरिएगा हर कहीं पर भी, ठीक है। इन चीज़ों का सावधानी रखना होता है। और यहाँ पर जैसे कि आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जैसे सेंट्रल रीजन के अंतर्गत पे कौन सा ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत पे, कर्नाटका केरला रीजन के अंतर्गत पे, मध्य प्रदेश रीजन के अंतर्गत नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और उसके बाद में नॉर्थ रीजन, और उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट रीजन, और साउथर्न रीजन के अंतर्गत और वेस्टर्न रीजन के अंतर्गत पे कहाँ पर क्या चीज़ें किसका क्या वेबसाइट है, थोड़ा सा आप इसके अंतर्गत पे ध्यान रखना कौन से रीजन के अंतर्गत पे कौन कौन से स्टेटों को इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए
लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसके अंतर्गत पे 2 घंटे का यहाँ पर टाइमिंग होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो थर्ड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पे जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल से रिलेटेड होता है। पार्ट बी के अंतर्गत पे जनरल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल्स, और पार्ट सी के अंतर्गत पे जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का जो आपका होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर, इसके अंतर्गत पे जो रील है उसके अंतर्गत पे ड्यूरेशन अवधि इसके अंतर्गत पे दी जाएगी। पेपर सेकंड के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या चीज़ है, वो तो पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पे, ठीक है, जो यहाँ पर पूरा टाइमिंग ये दिया जा रहा है, ड्यूरेशन अवधि मतलब 2 घंटे के टाइम के अंतर्गत पे आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी। फिर उसके बाद में जैसे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पे जनरल इंजीनियरिंग सिविल और स्ट्रक्चरल से रिलेटेड, और उसके बाद में और कहा गया पार्ट बी के अंतर्गत पे जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स, और उसके बाद में और ये इसके अंतर्गत पे पार्ट सी है जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। आपका जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का होगा, 2 घंटा 120 मिनट आपको सॉल्व करने का इसमें टाइमिंग दी जाएगी। सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, जो न्यू बिगनर है ना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें। और लगभग हमने वैकेंसीज भी देख लिया, आगे देख लेते हैं कि कहीं वैकेंसीज अभी कौन से पेज में पहुंचे हम, 28 में, लगभग 88 पेज है, सारे के सारे पेज को देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट होती है, ये बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। लेकिन जानने के लिए आप बैठ के, अगर आपके पास में समय है तो, अगर आपको सीखना है जानना कुछ है तो आप बैठ के देख सकते हैं, अगर नहीं है तो शॉर्ट में जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो चीज़ देख लो कि कैसे आपको फॉर्म फिल करनी, देखो पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कैसे एसएससी ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन अभी हाल ही में न्यू अपडेट हुआ था, जिन्होंने पुराना एसएससी रजिस्टर्ड किया ना, अब उसको कैंसिल करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, ठीक है, ऐसे करके इंस्ट्रक्शन आएगा। आपके पास में फ़ोन, अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो उससे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि फोटो अब लाइव कैप्चर होता है और यहाँ पर आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है। और अगर लास्ट में सिग्नेचर की बात करेंगे तो आपको क्या करनी, कोई एक अच्छी सी ऐप ले लेनी है, और उसके बाद में उसमें 20 KB 10 KB से 20 KB जितना भी मांगा जाता है तो उतना आपने को कंप्रेस कर लेनी। जैसे क्या कहा जाता है 10 KB से लेकर 20 KB कहा जाता है, इतना आपको क्या कर लेनी, सिग्नेचर इसके अंतर्गत पे कंप्रेस कर लेना है। और बहुत सारा एक्ट से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन या फॉर्म होम जो चीज़ें होती हैं कि किस कैटेगरी के अंतर्गत में क्या चीज़ होती है, सारा इसके अंतर्गत में इंक्लूड किया जाता है। अगर आने वाले समय में सिलेक्शन हो जाएगा तो यहीं से आपको डाउनलोड करके फिल करके आपको आयोग को उस टाइम पे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, इसलिए सारा का सारा दिया रहता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के अंतर्गत एसएससी जेई के लिए, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो यहाँ पर लगभग बहुत सारे 1300 कुछ पोस्टों के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर आयोग के द्वारा एसएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया, सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है और सॉलिड रूप से समझाने की भी कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।